दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत की बेस्ट बुक की, चूंकि संस्कृत की प्रमाणित पुस्तकें मार्केट में कम है और विद्यार्थी अक्सर पूछते भी रहते हैं कि सर संस्कृत की कोई बेस्ट बुक बताइए, यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, टीईटी के लिए, सीटीटी के लिए। तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास ये एक जबरदस्त बुक है संस्कृत की और ये है आदित्य पब्लिकेशन की और ये लिखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का अद्वितीय संग्रह। जैसे आप लोग पीवाईक्यूज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए अलग अलग बुक्स खरीदा करते हैं, जैसे टीजीटी की ले लिया संस्कृत की, या पीजीटी के अलग से ले लिया, या एलटी के अलग से ले लिया, नहीं, इसमें सारे एग्जाम्स का इकट्ठा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टीटी, सुपर टीटी हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, DSSS जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। यहाँ पर आप पुस्तक को खोलेंगे, ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ये पहले तो ये सिलेबस के बारे में बताया गया है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पर्यायवाची वगैरह, रस, छंद, अलंकार, भाषा, संस्कृत साहित्य से संबंधित चीजें हैं। महाकवि कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, भास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, ये सब दिया हुआ है और ये सिलेबस है टेट वगैरह का, ये दिया हुआ है। और उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर ये शुरू हो जाता है आपका संस्कृत साहित्य पहला चैप्टर। और यहाँ पर संस्कृत पहले महाकवि कालिदास के बारे में चीजें इस तरीके से दी गई। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं दिया गया, आपको स्टडी मटेरियल भी आपको इसी से मिल जाएगा। और जब थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे ना तो यूपी टीईटी, सीटीटी तो आप ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये स्टडी मटेरियल है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वन लाइनर तरीके से भी दिया गया है, क्वेश्चन आंसर के रूप में भी दिया गया है, और जिस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, उपमा अलंकार, कवि कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है, भास, टीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया है। इस तरीके से आपको ये वन लाइनर के रूप में भी आपको पीआईक्यूज मिल जाएगा। वन लाइनर के अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में भी चीजें मिल जाएंगी, ये देखिए। और क्वेश्चन ये सारा सब में लिखा है, ये हमें हर क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को इसमें रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से स्टडी मटेरियल, ये देखिए, ये पर्यायवाची वगैरह सब कुछ, ये देखिए शुद्ध संस्कृत नाम, हिंदी नाम, ये देखिए। और उसके बाद में ये देखिए व्यंजन विचार वगैरह, देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे गए वो पूछे जाने वाले वर्णों की उच्चारण तालिका से संबंधित तथ्य इस तरीके से दिए हुए हैं, ये देखिए। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त बुक है संस्कृत की, और जिसकी आपको तलाश थी शायद वो यही बुक है। और जो भी विद्यार्थी संस्कृत और हिंदी के हैं, और सभी विद्यार्थियों के कमरे में ये बुक तो होनी चाहिए, हिंदी और संस्कृत की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले आने वाली भर्तियों की। लिखा है उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 4 महीने के अंदर पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यहाँ पर सभी पदों को भरा जाए। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, कुलपति, सचिव, रजिस्ट्रार, जितने भी पद हैं वो बहुत सारे पद खाली हैं, अब इन पदों को भरा जाए। इन पदों को भरने में बहुत ज्यादा विवाद था और उम्मीद है कि ये सारा जो विवाद है वो समाप्त होगा और बड़े पैमाने पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। खास तौर से इन विभागों में जो आरक्षित श्रेणी की जो भर्तियां, जो पद हैं वो ज्यादा रिक्त हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम कट ऑफ वगैरह मामला है उसकी वजह से योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते थे और पद नहीं भर पाते थे। और इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा ताकि इन पदों को शीघ्र से शीघ्र भरा जा सके। लिखा है यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों, एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पद बड़े पैमाने पर खाली हैं। आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों का नहीं मिलना इसकी एक प्रमुख वजह है। पद रिक्त होने से कामकाज पर असर न पड़े, इसके लिए सरकार बड़ी संख्या में कुल पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि जरूरी संख्या मौजूद रहे। संख्या संस्थानों में बड़े पैमानों पर पदों के खाली होने से संस्थानों का काम प्रभावित होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार कुल पदों की संख्या में वृद्धि भी कर सकती है और इससे सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के पद बढ़ेंगे। और ऐसे में यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नहीं भी मिलते हैं तो सामान्य पदों पर इतने उम्मीदवार हो जाएंगे जिससे शिक्षण संस्थानों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मामला समझ में आपको आया कि नहीं आया? मामला ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, एम्स हैं और बहुत सारे जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहां पर ज्यादातर जो पद रिक्त हैं वो SC, ST और OBC के पद रिक्त हैं, क्योंकि योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते हैं। ऐसा शासन का कहना है, सरकार का कहना है, संस्थानों का कहना है। मिनिमम कट ऑफ की वजह से या जो भी इनका क्राइटेरिया है उसकी वजह से ये योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते हैं। और जो OBC, SC, ST की जो पद रिक्त रह जाते हैं योग्य विद्यार्थी न मिलने से,
नॉट सुटेबल, वो आपने सुना होगा संसद में और विधानसभा में इस चीज को लेकर के काफी हंगामा भी हुआ था कि ये नॉट सुटेबल क्यों कर दिया जाता है एस सी एस टी ओबीसी आदि को, ये बीच में विवाद आया था। तो वो जो पद नहीं भरे जाते हैं उनको अगर जनरल में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। पहले तो ये शासन के पास जाएगा, उसके बाद में फिर शासन जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, अगर ओबीसी की सीट है तो वहां जाएगा, अगर एस सी एस टी की सीट है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जाएगा, फिर उनसे अनुमति ली जाएगी, तब जाकर के वो पद जनरल में कन्वर्ट हो पाएगा और तब जनरल की तरह उस पद को भरा जाएगा। लेकिन ये चीजें हो नहीं पाती थी, इसलिए ये एस सी एस टी और ओबीसी जो भी आरक्षित वर्ग के पद है वो रिक्त रह जाते थे। अब शासन क्या कर रहा है कि इनको, इनका जो क्राइटेरिया है उसके बारे में तो सोचेगा ही सोचेगा कि कुछ किया जाए जिससे पद भरा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार का एक और प्लान है कि ये जो टोटल पद है जितने भी संस्थान हैं उनमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो अनारक्षित जो सीटें हैं, जो जनरल की अनारक्षित जो सीटें हैं, इनकी संख्या इतनी हो जाए ताकि संस्थानों पर के कामकाज पर कोई असर न पड़े। जैसे किसी भी, मान लीजिए एक विद्यालय है और उस विद्यालय में जनरल की 5 सीटें हैं, 5 5 नहीं 3 ओबीसी की मान लीजिए और 2 मान लीजिए आप एससी की, तो इसमें जनरल की सीटें फुल हैं लेकिन यहाँ पर योग्य विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। अब ये सीटें फुल हैं लेकिन संस्थान में बहुत सारी फैकल्टी है, तो कैसे पढ़ाई होगी? तो सरकार ये क्या कर रही है कि ये सीटें सबकी बढ़ा रही है, यहाँ पर 10 कर देगी, यहाँ पर 6 कर देगी, यहाँ पर 4 कर देगी, भले ये खाली रह जाए। उसमें जब ये 10 टीचर हो जाएंगे तो ये सारी कक्षाओं को पढ़ा लेंगे, ये सरकार का प्लान है। और यहाँ पर ये देखिए उसके बारे में लिखा भी है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि सरकार कुल पदों में वृद्धि कर सकती है, इससे समान और आरक्षित दोनों श्रेणियों के पद बढ़ेंगे। ऐसे में यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नहीं भी मिलते हैं एस सी एस टी ओबीसी, तो सामान्य पदों पर इतने उम्मीदवार भर्ती हो जाएंगे जिससे शिक्षण संस्थानों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इस पर एम्स और अन्य संस्थानों में विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। खाली पद सामान्य में बदलने की प्रक्रिया लंबी, तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, लेकिन जो भी हो भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। और इसको लेकर के यहाँ पर लिखा है कि सरकार की ओर से सभी केंद्रीय संस्थानों से बैकलॉग रिक्तियों को तेजी से भरने के निर्देश दिए गए हैं। जितनी भी ये पद है एस सी एस टी ओबीसी के, इनको भी अलग से भरने के निर्देश दिए गए हैं कि ये पद भी जल्द से जल्द भरे जाएं। और देश में ये आरोप भी लगता है कि देश के जितने भी बड़े उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर जो आरक्षित श्रेणी के जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, उनके पद रिक्त कम है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसको भी भरने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन देश भर के विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। और यूजीसी ने सीयू चयन नाम से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती की जो प्रक्रिया वो आसान हुई है। तो ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर बात कर लेते हैं अब हम लोग यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी में आज विद्यार्थी ज्ञापन देंगे। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं यूपीपीएससी को लेकर के। ये प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से ये ज्ञापन सोशल मीडिया में भेजा गया है। यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच देख सकते हैं और यहाँ पर इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, लगभग हर भर्ती कोर्ट कचहरी क्यों, और जवाब हर सवाल का आखिर कब। तो आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग से भी रिजल्ट आया है पीसीएस 2025 मेंस का, और उसमें लिखा हुआ 15 मुकदमे हैं, उसमें 15 मुकदमे। और विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, कट ऑफ को लेकर के, रिवाइज आंसर की को लेकर के, गलत प्रश्नों को लेकर के, ओटीआर को लेकर के। ओटीआर में आप लिमिटेड संशोधन कर सकते हैं। और एलटी का भी रिजल्ट आया है, उसमें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा आरोप है कि एलटी में ज्यादा नंबर वाले का चयन नहीं हुआ है, कम नंबर वाले का चयन हुआ है। मतलब माइग्रेशन रूल को लेकर के कुछ स्पष्ट नहीं बताता है कि माइग्रेशन लागू हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। और सब कुछ बताने के लिए, सब कुछ पूछने के लिए विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है। जब विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं 5-6 महीने, 4 महीने, तब जाकर के वहां पर हलफनामा देकर के बताता है कि हमारे यहाँ ये मीटिंग हुई थी इसलिए माइग्रेशन को लागू नहीं कर रहे हैं। तो हर मामले को कोर्ट के लिए क्यों कहता है? हमने कई बार देखा जब विद्यार्थी ज्ञापन देने जाते हैं तो कह देते नहीं हो पाएगा, फिर जाना तो कोर्ट चली जाएगी, जाना हो तो कोर्ट चली जाएगी। तो क्या विद्यार्थी इसलिए प्रयागराज आए कोर्ट जाने के लिए? कुछ पूछना है तो कोर्ट जाइए या आरटीआई डालिए, सीधे बात ही नहीं करते हैं। पूछताछ केंद्र बना के क्यों रखा है इन लोगों ने? अंक पूछने किसी पुरानी भर्ती के, भाई नई भर्ती को तो ये बताते ही नहीं है, पुरानी भर्ती के भी कुछ भी ये जारी नहीं करते अंक वगैरह जल्दी। आपको पता होगा एलटी आरओ का भी अंक पत्र नहीं जारी किया, आरटीआई डालना पड़ता है बाद में विद्यार्थियों को। 2018 का एलटी है, अभी तक उनके नंबर सार्वजनिक नहीं किए हैं और विद्यार्थी आरटीआई डाल कर ही पूछा करते हैं। और अन्य भर्ती बोर्ड भी है, आप लोग जानते होंगे कि सभी भर्ती बोर्ड किस तरीके के काम कर रहे हैं अंक पत्र को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ ज्यादा ही विवादित है।
ये सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। विद्यार्थी लोअर की वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि लोअर की जो वैकेंसी आए वो कंबाइंड वैकेंसी आए। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो लोअर की वैकेंसी आती थी वो कंबाइंड ही आया करती थी और वो अलग अलग पदों की वैकेंसी नहीं आती थी कि 53 पदों के लिए आई, 12 पदों के लिए आई, 56 पदों के लिए आई, ऐसे वैकेंसी नहीं आया करती थी। बहुत सारे विभागों की एक सीमित वैकेंसी हुआ करती थी और भी जगह से अलग अलग इस तरीके के बहुत सारे पद आते हैं। तो वही विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, चूंकि जानकारी मिली है कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी और अन्य सूत्रों के माध्यम से भी कि लोअर के विभिन्न विभागों पर भर्ती होनी है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ पदों का विवरण। सहायक कोषागार लेखाकार के 548 पदों पर भर्ती होनी है। एडीओ कोऑपरेटिव के 545 पदों पर भर्ती होनी है। लेखा परीक्षक के भी 419 पदों पर भर्ती होनी है। मंडी इंस्पेक्टर के 369 पदों पर भर्ती होनी है। क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास दल अधिकारी के 300 पदों पर भर्ती होनी है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अधिशासी अधिकारी के 283 पदों पर भर्ती होनी है। सहायक चकबंदी अधिकारी की भी भर्ती होनी 168 पदों पर। विपणन निरीक्षक के 118 पदों पर भर्ती होनी है। अधिशासी अधिकारी का अधियाचन चला गया है, अभी आने वाला है, परेशान नहीं होना, आ जाएगा अगले महीने तक। कुछ अर्ता वाला मामला है। सहायक चकबंदी अधिकारी के 180 पदों पर भर्ती होनी है। विपणन निरीक्षक के 118 पदों पर भर्ती होनी है। मत्स्य निरीक्षक के भी 110 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें दो प्रकार के पद है, मत्स्य निरीक्षक और मत्स्य विकास अधिकारी, जो आरटीआई आप लोग अभी देख रहे थे। और सहायक उद्यान निरीक्षक के 88 और राजस्व निरीक्षक के लगभग 50 पद, जो नगर विकास की भर्ती एक बार 8-10 साल पहले आई थी। अन्य विभिन्न विभागों में भी भर्तियां होंगी। अगली जो सूचना है वो है नई भर्तियों की और लिखा एडीसी में 2 दशक बाद 104 पदों पर भर्ती होगी। करीब 2 दशक बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। वर्ष 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया था, जिसके चलते यहाँ नियमित भर्तियां नहीं हो सकी। अब भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेज करके अनुमति मांगी गई है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो भर्तियां होनी है उनके बारे में लिखा हुआ है कि 104 पदों भर्तियां होंगी। लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पुस्तकालय सहायक, चपरासी, माली और सफाई कर्मचारी आदि की भर्ती होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती चल रही है। ग्रुप सी की 4227 पदों पर और 12वीं स्नातक अलग अलग योग्यताएं हैं, कई प्रकार के पद हैं। वेबसाइट है hsc.gov.in, तो यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। 23 फरवरी लास्ट डेट है। झारखंड पीसीएस का भी आवेदन मांगे गए हैं। उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक आदि के पद है। 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ईसीएचएस से वैकेंसी आई है 175 पदों पर। मेडिकल ऑफिसर, क्लर्क आदि के पद हैं, इसकी लास्ट डेट 28 तारीख है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन से वैकेंसी चल रही है 637 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता लिखी हुई है आईटीआई, बीए, बीएससी और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। वेबसाइट IOCL.com। आईओसीएल में 394 पदों पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, तो इसे आप लोग इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। याद रखिएगा कि इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी ही है। चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 944 पदों पर जो भर्तियां हो रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के पद हैं और आयु सीमा 18 से 40। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। और टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी CDOT से भी वैज्ञानिक के 10 पदों पर भर्ती आ गई है। इसके लिए भी आवेदन चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 16 फरवरी तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को 6 इंटर्न चाहिए। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से कुल 6 पदों पर वैकेंसी आई है। किसी भी विषय में स्नातक के साथ में अगर MBA किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु इसमें 35 साल है और साक्षात्कार के दर पर चयन होगा। HLL में 5 पदों पर भर्ती आई है। HLL यानी लाइफ केयर लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 5 पद भरे जाएंगे। इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है। और आगे है इरकान इंटरनेशनल में अप्रेंटिसशिप के लिए 26 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए भी 10 फरवरी लास्ट डेट है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संबंधित ब्रांच में अगर BE या BTech किया हो तभी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश ने यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं 12वीं पास है तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। परीक्षा आपकी 15 से 22 मई को होगी।
और वहीं पर इग्नू से एमबीए के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए एमबीए प्रोग्राम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में संचालित किया जाएगा। एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है। एमबीए की अवधि 2 वर्ष है। आवेदन के लिए न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक में 50% अंक अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक निर्धारित हैं। तो जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग से इस तरीके से एमबीए कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा